गुड मॉर्निंग बच्चों। पावन के इतिहास की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये खूबसूरत तस्वीर बिलिंग से ही ली गई है, जब एक पर्यटक घूमने की इच्छा से वहाँ पर पहुँचता है और फिर उसकी इच्छा होती है कि क्यों ना एक राइड की जाए। तो इस प्रकार का भव्य दृश्य नज़र आता है अगर आप कभी इस तरह की ग्लाइड पर जाते हैं। तो आज हम संस्कृतियों के टकराव जो भाग 5 है उसमें बात करेंगे ऐसी दो सभ्यताओं के बारे में जो अमेरिका में फली फूली, और इनके नाम थे अरावाक सभ्यता और एंजेटिक सभ्यता। अब मानचित्र में थोड़ा सा मैं इनकी स्थिति बता देता हूँ। अरावाक स्थिति की मैं बताता हूँ तो इसकी खोज की गई थी, या इस जगह की खोज की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, और नाम भी मैंने बताया था, क्या नाम था? बहामा द्वीप समूह। तो यहाँ पर जो सभ्यता उस समय फल फूल रही थी उसका नाम था अरावाक सभ्यता। दूसरा अगर नाम मैं लूँ नाविक का, वो था हॉर्नेट कॉर्टेस, और वो पहुंचे थे मैक्सिको में। ये ग्रीन सा जो हिस्सा है, तो ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। तो यहाँ पर जो सभ्यता फल फूल रही थी उस समय वो थी एंजेटिक सभ्यता। तो आगे बढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं हम जो है अरावाक सभ्यता से, कि अरावाक सभ्यता कहाँ फली फूली और क्या था इसकी विशेषताएं। ये जो अरावाक सभ्यता थी जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि इसे कहा जाता है भामा द्वीप समूह। यहाँ पर सागर जो की बात करते हैं तो ये कैरिबियन सागर पड़ता है, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर जो है वो पड़ता है। तो कैरिबियन सागर में जो आप देखेंगे कुछ जो है वो बड़े द्वीप हैं और कुछ जो है वो छोटे द्वीप हैं। जो बड़े द्वीप हैं उनको कहा जाता था बृहद एंटीलीज, और जो छोटे छोटे द्वीप थे उन्हें कहा जाता था, दक्षिण की तरफ स्थित थे, इन्हें कहा जाता था लघु एंटीलीज। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि जो बृहद एंटीलीज थे वहाँ पर जो रहने वाले जो कबीले थे वो ज़्यादा खूंखार थे, और वो कैरिब नाम के कबीले थे। तो ये क्या करते थे, जो और छोटे छोटे जगह दक्षिण की तरफ से आने वाले जो कबीलाई लोग थे उनको भगाकर दक्षिण की तरफ जो वो कर देते थे। इस प्रकार से लघु एंटिलीज और बृहत एंटिलीज। जानते हैं आगे इनकी विशेषताओं के बारे में कि वहाँ के लोग जो है उनकी विशेषताएं क्या थी। कुछ की बात हमने जो है वो दूसरे भाग में कर ली थी जब हमने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि किस प्रकार के लोग थे उस समय जब वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उनका स्वागत किया था, मतलब वो शांति प्रिय लोग थे। कैसे लोग थे? शांति प्रिय लोग थे, और कभी भी लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करते थे, और बहुत सारी बातों का, समस्या का वो समाधान बैठकर ही करते थे, आपस में बातचीत करके। ये इनकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या थी कि बुजुर्गों का इसमें सम्मान होता था। बुजुर्गों के अधीन रहने वाले लोग थे, जो बुजुर्ग कहते थे उसका सम्मान होता था, उसका आदर होता, रिस्पेक्ट होती थी। ना कोई राजा था और ना ही कोई सेना थी। इस प्रकार से ये माना जा सकता है कि बुजुर्गों के अधीन में रहने वाले कबीलाई लोग थे, जो रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे बड़ों का। स्त्रियों का जो बहुत सम्मान होता था, और बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। बहु विवाह का मतलब है कि ज्यादा विवाह एक आदमी कर सकता था। इस प्रकार की तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता क्या है कि एक कुशल नौका निर्माता। देखिए छोटे छोटे द्वीप समूह का एक देश, अब एक द्वीप से दूसरी जगह पर जाने के लिए, क्योंकि पूरी आवश्यकताएं एक द्वीप में नहीं हो सकती है, हो सकता है शिकार के लिए दूसरी जगह जाना पड़े। तो इस प्रकार से उनको जो बचपन से ही जो चीज़ आती थी वो था एक तो नौका का निर्माण करना और उसे चलाना। पांचवी विशेषता है कि उनको मछलियां पकड़ना आता था, जो उनका रोजमर्रा का कार्य था। पशुओं का शिकार करना, ये भी उनका रोजमर्रा का कार्य था। पेट तो पालना है, तो इस प्रकार से ये दोनों ही कार्य। तीर चलाना, जिससे वो शिकार करते थे, ये इनके मुख्य शौक भी थे और कार्य भी थे। ये उनकी पांचवी विशेषता। इसके बाद जो जो छठी विशेषता थी उनकी, वो थी कि मुख्य फसलें उनकी जो थी वो थी मक्का, मीठे आलू, कंदमूल या कसावा। ये उस समय को उनकी खाने की जो है वो चीज़ें थी, फसलें थी जिनको वो उगाते थे। सातों था कि उन्हें सोने का महत्व नहीं था, पता नहीं था कि सोना क्या चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, और इसलिए वो सोने को इतना महत्व नहीं देते थे। अगर उनके पास सोना होता था उसके बदले में वो क्या लेते थे, कांच के जो बनी हुई चीज़ें होती थी उनको पसंद करते थे। मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस के पास के साथ जो लोग आए, उन्होंने अगर कांच की माला लेकर आए तो उसके बदले उनको क्या मिला? सोना। इसका मतलब उनको सोने का ज्ञान ही नहीं था, महत्व का पता नहीं था। ये सातवीं विशेषता। उसके बाद बुनाई की कला में बहुत ही निपुण थे, जिस प्रकार से टोकरियां बनाना,
अलग अलग तरह से, इस तरह की उनकी जो है वो कला थी। ये कहते हैं कि एक हैमक नामक झूला जो है देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे क्रिस्टोफर कोलंबस। हैमक नामक झूला जो उन्होंने बुन के ही तैयार किया था। नौवीं विशेषता है उनकी कि वे जीवनवादी थे। उनका विश्वास था कि पत्थर और पेड़ों में भी जीवन होता है। सोचिए आप, मतलब किसी को भी वो हानि पहुंचाने वालों में से नहीं थे, इसलिए वो जीवनवादी थे। जीवन जीने में विश्वास रखते थे और खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दो। उनका विश्वास था कि पत्थर और पेड़ों में भी जीवन होता है, जो आज भी सैद्धांतिक तौर पर बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं। पत्थर का तो नहीं, लेकिन पेड़ों का और जीवन के बारे में बात करते हैं। तो वो सोचिए, वो पत्थर को भी जीवन की तरह मानते थे, इसलिए उसके साथ भी बर्ताव उस तरह का नहीं, अमानवीय नहीं करते थे। तो वो आदमी, उन व्यक्तियों के बारे में आदमियों के लिए क्या विचार होंगे, तो वो सोच सकते हैं कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे तो उन्होंने कितना स्वागत किया कि एक अलग तरह का आदमी उनके देश में आया है। तो ये उनका जीवन जीने का एक तरीका था। नौवां है कि वे जादू टोनों में विश्वास भी करते थे। ये हर जगह, हर सभ्यता में आपको मिलेगा। तो ये पढ़ा हमने अरावाक लोगों की सभ्यता के बारे में। अब पढ़ते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस और अरावाक सभ्यता के लोग में क्या मेल। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस बहामा द्वीप पहुंचे तो उन्होंने उनका दिल से स्वागत किया और उनसे देखकर जो है उदारता से बहुत प्रभावित, उनकी जो उदारता को देखकर क्रिस्टोफर कोलंबस भी बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन स्पेन वासियों ने उन पर घोर अत्याचार किए और वहां पर वो बीमारी लेकर आए। उनका जो मेल था वो उनके लिए सही नहीं रहा और इस प्रकार से वहां पर भयंकर बीमारी फैल गई और इसके चलते केवल लगभग 25 वर्षों में ही उनकी जो सभ्यता थी, जो अरावाकी सभ्यता थी, जिसकी विशेषता मैंने आपको बताई, ये पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दी। किसने? स्पेन वासियों ने। तो इस प्रकार से एक जो सभ्यता है वो लगभग 25 वर्षों, मतलब 1492 में वो आए और उसके अंतराल लगभग 25 वर्षों में ही इस सभ्यता का विनाश जो है कर दिया गया स्पेन वासियों के द्वारा। अब आती है दूसरी सभ्यता जिसका नाम है एंजेटिक सभ्यता। एंजेटिक सभ्यता की स्थिति मैंने पहले ही बता दी है। इसकी जो स्थिति है वो है मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश, और जिसे हासिल किया था हॉर्नेट कॉर्टेस ने। एक यायावार और युद्ध प्रिय कबीला था। यहाँ पर जो कबीला व्यवस्था थी कैसे थे? यायावार, घुमक्कड़। यायावार का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थायी जीवन न जीना। तो इस प्रकार के जो है वो बहुत सारे कबीला उस समय इस व्यवस्था में थे, एंजेटिक सभ्यता में, और युद्ध प्रिय कबीला थे। अब एक जगह से दूसरी जगह जाना तो हो सकता है दूसरा कबीला वहां पर है, तो इस प्रकार से लड़ाइयां लड़ना ये उनका पहले से ही कबीलों में व्यवस्था स्थापित थी। एक लोक कथा के अनुसार ये कहा गया था कि जो देवता थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनका साम्राज्य, मतलब एंजेटिक लोगों का जो साम्राज्य है, उस जगह पर स्थापित होगा जहां पर एक चील अपनी चोंच से सांप जो है वो खा रहा होगा कैक्टस के पेड़ पर। अधिकतर जो जब भी चील जो है अपने पाँव में जो है वो अपने पंजे में सांप को पकड़ती है तो एक पेड़ के ऊपर बैठती। तो उन्होंने कहा था कि पेड़ भी कैसा होगा, वो कंटीले और झाड़ वाला होगा। वहां पर जिस जगह पर इस तरह का दृश्य वो देखेंगे वहां पर वो स्थापित होंगे, वहां पर वो हमेशा के लिए रह सकते हैं, ये उनके लिए शुभ होगा। तो इस प्रकार से वो क्योंकि इन चीजों को मानते थे, तो इस प्रकार से 12वीं शताब्दी में यहाँ पर आकर वो बस गए। जब उन्होंने यहाँ पर मध्यवर्ती घाटी में ये दृश्य देखा तो इस दृश्य को देखकर वो वहां पर स्थायी तौर पर वो बस गए। कौन? एंजेटेक लोग। और इस प्रकार से मैक्सिको का नाम एंजेटेकों के जो मुख्य देवता था जिसका नाम था मैक्सली, याद रखना, इनके मुख्य देवता था, जो प्रमुख देवता था जिसको सबसे ज्यादा मानते थे, उसका नाम था मैक्सली। तो इस प्रकार से इस देश का नाम पड़ा मैक्सिको, मैक्सली देवता के नाम पर। ये नॉलेज की बात है। आगे बढ़ते हैं। आता है वो है आज का मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वैसे आपकी बुक्स में नहीं है तो, लेकिन जरूरी है, किसी देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 1519 ईस्वी में जब स्पेन में मैक्सिको पर का कब्जा हो गया था और उसके बाद यहाँ पर स्पेन और एंजेटिक जो सभ्यताएं थी उनका मेल हुआ, उनकी संस्कृति का मेल हुआ, एक नई संस्कृति का वहां पर जन्म हुआ। ऐसा होता है कि भारतवर्ष में भी जब मुगलों ने आक्रमण किया उसके पश्चात
भारत और जो मुगल शैली थी उसमें मेल हुआ, और कई तरह की जो भवन बने, बिल्डिंगें बनी, हमारे जो त्योहार थे उनमें भी ये चीज़ें घुस गई। अगर आज आप अपने रीति रिवाज की अपेक्षा अगर अपने पहनावे भी देखेंगे तो बहुत सारी लेडीज जो हिंदू धर्म से संबंधित है वो मुस्लिम धर्म की जो पहनावे उनको भी पसंद करें। तो इस प्रकार से दो संस्कृतियां जब मिलती है तो एक नई संस्कृति का जो है वो इजाद होती थी। इस प्रकार से यहाँ पे भी एक नई संस्कृति ने जन्म लिया। स्पेन के राजाओं ने करीब 300 साल तक यहाँ अपना दबदबा बनाए रखा, मतलब 300 साल तक इनका राज रहा, किसका? स्पेन वासियों का। और इस प्रकार से मैक्सिको, लेकिन जो मैक्सिको था उन्होंने अपनी जो संस्कृति थी उसको भुलाया नहीं। इन 300 वर्षों में उन्होंने अपनी जो संस्कृति थी उसको बनाए रखा। ये बड़ी बात थी एंजेटेकों के बारे में। तो एंजेटेकों की आदि भाषा जो थी, जिसको कहा नाहुatl, ये जो भाषा है मोटे तौर पर आज भी वहां पर लगभग 5 लाख लोगों द्वारा बोली जाती, 5 नहीं 15 लाख लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार से माना जाता है कि वहाँ की जो संस्कृति में जो प्रभुत्व रहा वो मैक्सिको की सभ्यता, एंजेटिक सभ्यता का प्रभुत्व वहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है, बजाय कि स्पेन वासियों ने वहाँ पे 300 वर्षों तक शासन किया। एक और उनमें खास बात यह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है उसका बहुत स्वागत करते हैं, और साथ में वो उनके साथ आंखों से निगाहें मिलाकर बात नहीं करते हैं। और इसको क्या मानते हैं कि इसका गरूर समझते हैं। अगर कोई जो है आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है तो माना जाता है ये उसका गरूर है, अलामत है, और तहजीब के खिलाफ इस चीज़ को मानते हैं। कभी भारतवर्ष में भी इस प्रकार से जो है लोगों को, छोटे और बड़ों का इस प्रकार से मिलाप होता था, आंखों से आंखें नहीं मिलाते थे, इसे तहजीब माना जाता था। तो ये तहजीब आज भी वहाँ पर मैक्सिको में देखने को मिलती है। अब आता है एंजेटिक साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। पहली विशेषता कि एंजेटिक साम्राज्य की सीमाएं लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर, याद रखने वाली बात है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसकी फैली हुई थी। और पूरे प्रांत को इन्होंने पूरे साम्राज्य को 34 प्रांतों में इन्होंने विभाजित किया हुआ था, और शासन बहुत ही निर्दयी था। अब ये मानते हैं कि एंजेटिक जो लोग थे जैसे जैसे ज़्यादा भूमि के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, नई भूमि के जो लोग थे जिनको अपने साम्राज्य में मिला दिया गया था, उनके प्रति उनका जो व्यवहार था बहुत ही निर्मम था, बहुत ही क्रूर था। और उनके ऊपर जो कर लगाए जाते थे वो बहुत भारी होते थे। तो बड़ी संख्या में लोगों की उस समय बलियां दी जाती थी। ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास के कारण जो किया जाता था, और माना जाता था कि जो लोग भी ये बलियां चढ़ती थी उनको माना जाता कि ये सीधे ही स्वर्ग जाती। तो 15वीं शताब्दी में एंजेटिक साम्राज्य की शक्ति जो थी वो सबसे शिखरतम जो है पर जो है पहुंच चुकी थी। बड़े साम्राज्य के तौर पर, बड़े ताकतवर साम्राज्य के तौर पर जो है वो माना जाता था। दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं, और दूसरी विशेषता थी वो थी सम्राट की स्थिति। अराबाक में कोई सम्राट नहीं थे, यहाँ पे सम्राट थे। और जो राजा होता था वो निरंकुश होता था, निरंकुश शक्ति उसके हाथ में। निरंकुश का मतलब असीम शक्तियों का मालिक होता था, कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई भी उसके हाथ में ना हो विषय। हर शब्द जो उसके मुंह से निकल गया वो कानून माना जाता था, और पृथ्वी पर उसे सूर्य देवता का प्रतिनिधि, याद रखने वाली बात है कि एंजेटिक सभ्यता में उसे सूर्य देवता का प्रतिनिधि समझा जाता, मतलब सूर्य देवता की तरफ से वो पृथ्वी पर आया है राज करने के लिए। तो शहर में बाहर निकलने पर उसे फूलों की बारिश उस पर की जाती थी, और राजा का जो चुनाव था वो कबीले की सभा द्वारा किया जाता था। ये दूसरी विशेषता है। किसकी बात करें हम? एंजेटिक सभ्यता की दूसरी विशेषता। तीसरी है कला। ये कला के महान प्रेमी थी, और इसका जो अनुमान लगाया जाता है, ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये एक बनाई कृत्रिम जो तस्वीर है, लेकिन संभवतः ऐसा ही वहां पर दृश्य देखने को मिलता है। 5वें सम्राट हुए मोंटेजुमा प्रथम। तो मोंटेजुमा प्रथम ने क्या किया, एक राजधानी बनाई जिसका नाम था टेनोक्टिलान। ये टेनोक्टिलान का ही एक दृश्य, भव्य दृश्य है। तो इसको देखकर जो है आप हैरान रह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में इस प्रकार की राजधानी उस समय रही। माना जाता है कि ये 16वीं शताब्दी में पूरे अमेरिका में जो सबसे बड़े शहर थे उनमें से एक शहर जो है इसे माना गया, किसे? जो
टेनोक्टिलान था किसकी राजधानी, ये थी एंजेटिक की राजधानी। ये तीसरी विशेषता। अब चौथी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं और वो है श्रेणीबद्ध समाज। श्रेणियां, जो समाज था वो 3 श्रेणियों में विभाजित था। एक अभिजात वर्ग, अभिजात का मतलब हुआ शाही परिवार के सदस्य, पुरोहित, सैनिक अधिकारी और धनी जो व्यक्ति होते थे वो सारे के सारे इसमें शामिल होते थे, पुरोहित भी इसमें शामिल होते थे। मध्य वर्ग में कौन होते हैं, जो प्रभावशाली, जो बच जाते हैं, थोड़ा प्रभावशाली है, गरीब भी नहीं है, शिल्पकार है, चिकित्सकार हैं या फिर अध्यापक है, इनको मध्य श्रेणी में जो है वो माना जाता था। निम्न श्रेणी में दास आते थे और दास प्राय कौन होते थे, युद्धबंदी, जो नए विजित क्षेत्र होते थे वहां से जो लोग होते या जो सैनिक होते थे उन्हें जो है दास बनाया जाता था। तो दासों की स्थिति बहुत बदतर थी और इन सभी की स्थिति जो मध्य या अभिजात श्रेणी में आते थे वो बहुत अच्छी जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। ये श्रेणीबद्ध समाज। पांचवी जो विशेषता है वो है उनका व्यवसाय से संबंधित, कि उनका जो मुख्य, बहुत सारे व्यवसाय उस समय थे लेकिन उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। मैक्सिको झील में, मैक्सिको झील जिसके बीचों बीच जो है वो उनकी राजधानी स्थापित है, उस झील में कृत्रिम टापू जो है बनाए जाते थे जिन्हें चिनापा कहा जाता था। याद रखना, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि चिनापा क्या है, तो चिनापा है कृत्रिम टापू। कहाँ बने हैं, मैक्सिक जो झील है, मैक्सिको जो झील है उसमें बने कृत्रिम टापू को चिनापा कहा जाता था। और इस पर जो उगाए जाते थे मक्का, फलियां, कद्दू, कसावा, आलू, जो उनकी खेती थी वो उन टापुओं के ऊपर की जाती थी। तो ये लोग जो सबसे एक और विशेषता थी कि भूमि पर स्वामित्व वे अपना नहीं मानते थे बल्कि कुल का मानते थे, जो कबीले का मानते थे, ना कि इंडिविजुअल किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती कि पवन कुमार की अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा खेत है, मेरा नाम उसके ऊपर चढ़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं। पूरे कबीले का अधिकार उसके ऊपर होता था और पूरे कबीले के लिए ही वहां से अनाज उगाया जाता था और सभी मिलकर जुलकर उसका उपयोग करते थे। देखिए किस तरह के लोग उस समय रहा करते थे, भारत में भी ऐसा एक समय था। छठी जो शिक्षा है वो है, सॉरी, जो विशेषता है वो है शिक्षा से संबंधित, कि शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था उस समय एंजेटिक सभ्यता में। लेकिन अभिजात के जो बच्चे होते थे वो अलग स्कूलों में पढ़ते थे और जो नॉर्मल आम आदमी के बच्चे थे वो दूसरे स्कूलों में पढ़ते थे। तो जो अभिजात, जो अमीर घराने के बच्चे थे वो जिस स्कूलों में पढ़ते थे उन्हें कहा जाता था काल्मेकार। अब काल्मेकाक में अभिजात वर्ग के लोग बच्चे शिक्षा लेते थे और किस चीज की लेते थे, योद्धा और पुरोहित बनने की। 2 तरह की शिक्षा उनको दी जाती थी, योद्धा बनने की, सैनिक बनने की और पुरोहित बनने की। और दूसरे जो गरीब घर के बच्चे जहां पर पढ़ते थे उन्हें कहा जाता था टैपोकली। टैपोकली में किसकी शिक्षा दी जाती थी, वो थी कृषि से संबंधित, या सैनिक बनना है तो उसकी शिक्षा जो है वो दी जाती थी ये व्यवसाय के हिसाब से। और लड़कियों को भी घरेलू कार्यों से संबंधित शिक्षाएं दी जाती है, नैतिक शिक्षा जो है वो दी जाती थी, लड़कियां भी स्कूल में जाती थी। तो ये उनकी छठी विशेषता हुई शिक्षा से संबंधित। सातवीं विशेषता उनकी कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और व्यवसाय, पुरोहित भी बन सकती थी और वो दुकानदारी भी कर सकती थी। जो आज अधिकार जो है बड़े समय के अनुसार जो है वो स्त्रियों को प्राप्त हुए, वो अधिकार उस समय एंजेटिक समाज में स्त्रियों को था। ये बड़ी बात है। विवाह की उम्र थी वो 16 वर्ष थी। देखिए भारतवर्ष में 18 वर्ष को निश्चित किया तो लगभग बराबर ही बैठती है। तो इसमें स्त्रियों की स्थिति जो है वो अच्छी थी, समझ बूझकर जो है वो हर चीज को रखा गया था। लड़कियों को दहेज देने की प्रथा थी, देखिए उल्टा था। आज भारतवर्ष में क्या है कि लड़कों को जो है वो दहेज दिया जाता है बड़े मात्रा में, पैसा या कार या फलाना इस तरह से। लेकिन ये वहां पर इस एंजेटिक सभ्यता में उल्टा था, लड़कियों को इंपॉर्टेंट समझा जाता था और उन्हें दहेज दिया जाता है शादी के बदले में। आठवीं उनकी विशेषता कि धर्म से संबंधित उनकी विशेषता, धर्म जीवन का उनका मुख्य आधार था। जितनी भी हमारी सभ्यता रही है वहां पर धर्म जो मुख्य आधार रहा है जीवन का। राजधानी में ही अगर बात करें तो राजधानी में लगभग 5000 पुरोहित जो रहते थे। तो सोचिए राजधानी में 5000 पुरोहितों का रहना दर्शाता था कि धर्म के बारे में वो कितने जो है वो गौण तरह से जो है वो धर्म को माना जाता, प्रमुख तरह से धर्म में ही वो व्याप्त, मुख्य आधार धर्म। अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनका जो पंचांग होता था, जो वर्ष होता था, वो 18 माह का होता था।
और प्रत्येक माह किसी न किसी देवता के नाम जो समर्पित होता था, जिस प्रकार से हमारे दिन जो है समर्पित होते हैं किसी दुर्गा माता या कोई शिव के लिए, या दिन भी निश्चित होता है, वैसे ही उनके जो है जो 18 माह थे वो अलग अलग देवताओं को जो है समर्पित थे। तो उनके जीवन में धर्म कितना इंपॉर्टेंट था। उनके जो मुख्य जो देवता थे उनमें सूर्य देवता प्रमुख आता था, क्योंकि सूर्य देवता के प्रतिनिधि जो है वो उनके राजाओं को माना जाता था, तो सूर्य देवता सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा आता था युद्ध का देवता, और तीसरा आता है अन्न देवी, और माना जाता है कि अन्न देवी से ही सभी देवताओं जो है वो उत्पन्न हुए थे, वो उनकी जननी थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जैसे हम पढ़ चुके कि बड़ी संख्या में नर बलियां दी जाती थी, और ये नव विजित क्षेत्रों से जो पकड़े होते थे लोग, उनको बलि कर दिया जाता था, और माना जाता था कि जो भी बलि पर जाता है वो सीधा कहाँ जाता है, स्वर्ग जाता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन में भी विश्वास करते थे, अंधविश्वास भी उनमें प्रचलित थे। ये उनकी 8वीं विशेषता, एंजेटिक लोगों की विशेषता के बारे में प्रश्न आता है, उससे संबंधित है। अब आता है इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, जिसकी बात हमने पहले भी कर ली थी, नाम था हॉर्नेट कॉर्टेस। 1519 ईस्वी में हॉर्नेट कॉर्टेस जो है वो कहाँ पहुंचता है, मैक्सिको में आक्रमण करता है, और 1519 से लेकर 1521 ईस्वी में तक जो है पूरे एंजेटिक जो सभ्यता फैली थी वहां तक जो है पूरा साम्राज्य जो स्थापित कर देता है, और माना जाता है कि 2 वर्षों के भीतर ही इस सभ्यता को उसने रौंद डाला था। मतलब 21 तक, जो 1521 तक उसने पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। अब कारण क्या थे इसके पतन के कारण, तो पहला कारण आता है कि आम लोगों में शासकों के प्रति रोष था, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं दूसरे भाग में, कि वहाँ का जो शासक था वो निर्मम था, लोगों के जो है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, तो इस पर कारण जो है उसको उसके साथ व्यवहार लोगों का वैसा ही था। तो किसी भी लोग ने हॉर्नेट कॉर्टेस जब आते हैं तो उसका ज़्यादा प्रतिशोध नहीं करते हैं, और बल्कि उसका साथ देते हैं। दूसरा, लगातार लड़ाइयों के कारण सैनिक उब गए, कि लगातार जो है लड़ाइयाँ करने, सैनिक जो है लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो इस कारण वो उब गए थे, वो नहीं चाहते थे, दिल से नहीं चाहते, इच्छा नहीं थी, शासक ही अच्छा नहीं था, तो इसलिए वो दिल से उनका जो है वो उब चुके थे। ये भी कारण हुआ कि वो हार गए, पतन हुआ। तीसरा है जो नवीन विजित क्षेत्र थे एंजेटकों द्वारा, उन पर घोर अत्याचार जो है किया गया, बहुत ज़्यादा। नवविजित जो क्षेत्र थे, जो एंजेटिक सभ्यता के द्वारा, एंजेटिक लोगों के द्वारा जो नवविजित क्षेत्र थे जिनको जीता गया था, उनको ऊपर बहुत अत्याचार किए गए एंजेटिकों के द्वारा। तो इस प्रकार से वो जो क्षेत्र थे उन्होंने साथ किसका दिया, हॉर्नेट कॉर्टेस था। इस प्रकार से ये भी कारण बना कि इसका पतन हुआ। और चौथा है, रोजाना बड़ी संख्या में युद्ध बंदियों को गैर एंजेटिकों पर समझकर बलि पर चढ़ा दिया जाता था। बलि कि जो गैर एंजेटिक होते थे, जो नवविजित क्षेत्र के जो लोग होते थे, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को बलि दे दी जाती थी, और ये भी उनका जो है नाराजगी का कारण। तो इस कारण जो ये 4 कारण थे जिसके कारण जो है इस सभ्यता का, एंजेटिक सभ्यता का पतन लगभग 2 वर्षों में ही हो गया। तो ये पढ़ा हमने आज 2 सभ्यता के बारे में, एक थी अरावाक और दूसरी थी एंजेटिक सभ्यता। में क्वेश्चन आते हैं कि ये सभ्यता कहाँ फली फूली और इनकी विशेषताएं कैसी थी, या पतन कैसे हुआ। आज के लिए आपके जो शब्द हैं या लाइनें हैं वो हैं, अगर आप जीत गए तो आप खुश हो जाएंगे, अगर आप जीत गए तो आप खुश हो जाएंगे, और हार गए तो समझदार, और हार गए तो और समझदार। मैं मानता हूँ कि जब भी व्यक्ति हारता है तो वो और समझदार होता है और सीखता है। ये वैसे ही जब एक छोटा बच्चा चलता है, चलना सीखता है, तो वो कई बार गिरता है और फिर अंततः वो चलना शुरू कर देता है पूरी तरह से, और अंतिम क्षण तक वो अपने पाँव के बल पर ही चलता है। तो आप भी इसी प्रकार से समझदार बनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज मैं यहीं पर टॉपिक ख़त्म करता हूँ। आपका प्यार, आपकी लाइक के द्वारा मुझे लगातार मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।